Okay, so hi guys, this is Darshan Khare reporting live from wowclass.com. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. हाँ, सो हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com. और आज हम अमेंडमेंट देख रहे हैं सीए इंटर लॉ में 22 के अमेंडमेंट्स. ठीक है, पहले कुछ मेन डिक्लेरेशंस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कुछ मेन डिक्लेरेशन. सर आप वंडर रिविजन कब लेने वाले हो? सर वंडर रिविजन हम 20 अप्रैल के बाद में लेंगे. सर वंडर रिविजन के लिए हम क्या क्या प्रिपेयर करें? सर वंडर रिविजन के लिए आप चार्ट्स परचेस करके रखिए, सातों के सातों चार्ट्स, रिवीजन लेक्चर के चार्ट्स wowclass.com से आप परचेस करके रखिए. ये आपको बहुत हेल्प करेंगे वंडर रिविजन के अंदर. और अगर किसी का लॉ अभी तक के अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है तो wowclass.com से वो फास्ट ट्रैक बैच लीजिए जो फिलहाल 1000 रुपीज डिस्काउंट में अवेलेबल है. 2-3 हज़ार में पूरा लॉ, उसके साथ में उसके सेक्शन नंबर रिमेंबरिंग, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ये तीनों चीजें सीए इंटर की आपकी हो जाएगी. ठीक है, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि प्रमोशन करना है प्रोडक्ट का, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों के अभी भी क्वेरीज आ रहे हैं कि सर लॉ प्रिपेयर नहीं हुआ, क्या करें. तो हार्डली 20 एक लेक्चर है, उसके अंदर 20 से 25 लेक्चर्स है फास्ट ट्रैक बैच में. ले लीजिए, फटाफट खत्म कीजिए, 7 चार्ट्स लीजिए, वनडे रिवीजन देखिए, मैक्सिमम काम हो जाएगा. और उसके अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है मजाक चल रहा है. क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इंक्लूडेड है पास्ट एग्जाम का. हर सेक्शन के ऊपर 3-4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं. चलो, अब ये डिक्लेरेशन के बाद में हम जाते हैं सीए इंटर लॉ के अमेंडमेंट्स के ऊपर. ठीक है, वनडे रिवीजन 20 अप्रैल के बाद है, कृपया रेडी रहना. ठीक है, अब जाते हैं सीए इंटर लॉ के अमेंडमेंट्स के ऊपर जो मई 22 के लिए एप्लीकेबल है. अमेंडमेंट्स बहुत कम है बेटा, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे. 2 पेज के भी हार्डली अमेंडमेंट नहीं है, जिसके अंदर 2-3 ही अमेंडमेंट मेंशन किए, 3 नहीं 4 अमेंडमेंट मेंशन किए हैं. 4 में से 2 अमेंडमेंट तो एक ही सेक्शन में है. वो है कंपलसरी नेम चेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सेक्शन नंबर 16. सेक्शन जिन नालायकों को याद होंगे मेरे लेक्चर के, नालायकों नीचे कमेंट करके बताओ सेक्शन 16 किसका है. नाम का हमने याद किया है और ये नाम सीजी चेंज करता है, याद है. उसके 2 अमेंडमेंट है. एक आपके 125 सेक्शन नंबर डिविडेंड चैप्टर का इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का अमेंडमेंट है. वो तो एज गुड एज होपलेस वाला अमेंडमेंट है, मतलब कुछ काम का नहीं है, एज सच पूछा जा सकता है हाँ एक आधी बार. और तीसरा अमेंडमेंट, चौथा जो अमेंडमेंट है वो भैया कोविड रिलीफ के अंदर सीएसआर का अमेंडमेंट है कि भैया कोविड के लिए अगर आप कोई ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वेंटिलेटर, सिलेंडर, ये अगर आप डोनेट कर रहे हो तो भाई साहब सीएसआर के अंदर उसको भी कंसिडर किया जाएगा या नहीं जाएगा, उसका अमेंडमेंट दिया है. सो 4 अमेंडमेंट है, फटाफट कंप्लीट करते हैं. हो सकता है 15-20 मिनट का ही लेक्चर बने, उतना भी बने का मेरे को डाउट है जीवन में इस बार. ठीक है, तो फटाफट पढ़ लो नालायको. लेक्चर को तो पहले लाइक ठोको क्योंकि अमेंडमेंट्स कम है इस बार जीवन के अंदर, तो लेक्चर को तो पहले लाइक ठोको, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो सभी के साथ में. ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं भैया अमेंडमेंट के साथ में. आ जाइए. अगर आपको याद होगा तो हमने अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज देखा था, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज देखा था हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. नेम क्लॉज अल्टरेशन याद है बच्चों तुमको? थोड़ा सा लिटिल में मैं आपको समझा दूं, जो अमेंडमेंट देख रहे हैं उनको लिटिल में समझा दूं. हमने जब मेमोरेंडम के क्लॉजेस डिफाइन किए थे, कहां गया मेमोरेंडम के क्लॉजेस की? हाँ, हमने जब मेमोरेंडम के क्लॉजेस डिफाइन किए थे तो हमने 7 क्लॉजेस डिफाइन किए थे. नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड नॉमिनेशन क्लॉज. कुछ याद आया? उसमें हम नेम क्लॉज देख रहे थे और नेम क्लॉज को हमने एक साथ पढ़ा था 4 सेक्शंस के साथ में. 4 सेक्शन के साथ में एक साथ पढ़ा था, जैसे बेस सेक्शन नंबर 4 जो मेमोरेंडम का सेक्शन है, अल्ट्रेशन वाला सेक्शन नंबर 13 जो अमेंडमेंट ऑफ एमओए का सेक्शन है, और कंपलसरी नेम चेंज का सेक्शन नंबर 16 सिमिलर नेम सिमिलर ट्रेडमार्क वाला. और हमने नेम क्लॉज को एक साथ ऐसा पढ़ा था, जिसके अंदर सेक्शन 16 में जहां सिमिलर नेम सिमिलर ट्रेडमार्क सीजी का ऑर्डर है वहां पे अमेंडमेंट है. हालांकि अमेंडमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपके बुक में ऑलरेडी कवर करके रखा है. ये रहा उसका चार्ट. पहले तो सबसे पहले तो सीजी ने बोला है भैया सिमिलर आइडेंटिकल नेम अलाउड नहीं है, अनडिजायरेबल नेम अलाउड नहीं है, सीजी एचजी के साथ जो कनेक्शन शो करते हैं वो नेम अलाउड नहीं है, सीजी ने जो वर्ड प्रोहिबिट करके रखे है वो नेम अलाउड नहीं है, अब्यूजिव नेम अलाउड नहीं है. फिर आप नेम का एप्लीकेशन करते हो INC 1 में, 20 डेज तक के आपका नाम रिजर्व रहता है और फिर आपको नाम अलोकेट होता है. अब वॉलेंटरीली अगर आप नाम चेंज करना चाहो, वॉलेंटरीली नाम चेंज करना चाहो तो सेक्शन 13 में आप वॉलेंटरी नाम चेंज कर सकते हो जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन से. ठीक है, और साथ में प्रायर सीजी अप्रूवल हमने INC 24 INC 25 भी पढ़ा था. ठीक है, INC 24-25 हमने ऑलरेडी पढ़ा था. ठीक है, यहां अमेंडमेंट नहीं है. अब मैं बताऊंगा अमेंडमेंट कहां पे है.
अमेंडमेंट देखो कहाँ पे है, बस यही अमेंडमेंट है, छिपा हुआ। तू छिपा है कहाँ, यही है छिपा हुआ है। तो बड़े अच्छे से ध्यान देना, अमेंडमेंट है भाई साहब, कहाँ अमेंडमेंट है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, अमेंडमेंट है भाई साहब यहां पे। अगर आपका नाम सिमिलर है या आपका नाम आइडेंटिकल है विद द अदर कंपनीज, आपका नाम एक तो सिमिलर है या आपका नाम आइडेंटिकल है विद द अदर कंपनीज। एक मिनट होल्ड करना, मेरा बच्चा होल्ड करना, मेरा बेटा अभी चिल्ला रहा है, आवाज आ रही है, होल्ड। ओके, निलय एकदम धिंगाने करता है आजकल जीवन में, तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो अमेंडमेंट है भैया, अगर आपका नाम सिमिलर है या आपका ट्रेडमार्क सिमिलर है तो ऐसे सिचुएशन में अमेंडमेंट आया है। नाम सिमिलर है तो सीजी का ऑर्डर पास करना है, ट्रेडमार्क सिमिलर है तो भी सीजी का ऑर्डर आएगा कि नाम चेंज करो, ट्रेडमार्क चेंज करो। फिर आप जीएमओआर पास करोगे, यहाँ पे भी आप जीएमओआर पास करोगे। फिर नेम चेंज के लिए 3 महीने मिल रहे थे, ट्रेडमार्क चेंज करने के लिए 6 मंथ्स मिल रहे थे पहले, लेकिन लास्ट बैचेस से मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाना शुरू कर दिया है कि भाई साहब ट्रेडमार्क चेंज करने के लिए अब 6 मंथ्स नहीं मिलेंगे, अब आपको 3 मंथ्स मिलेंगे, अब आपको 3 मंथ्स ही मिलेंगे ट्रेडमार्क चेंज करने के लिए। ये अमेंडमेंट है। पहले जो ट्रेडमार्क चेंज करने के लिए 6 महीने मिलते थे वो अभी सिर्फ 3 महीने मिलते हैं। ये अमेंडमेंट है और ये मैंने पिछले एक आध बैच से ऑलरेडी पढ़ाया है, मतलब बुक्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कई सारे बच्चों के बुक्स के अंदर ये ऑलरेडी दिखेगा कि ये चेंज हुआ है करके। तो पहला अमेंडमेंट तो ये है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट मैं आपको एक बार दिखा दूं, ठीक है, कहाँ पे है हमारे बुक के अंदर, हमारे अमेंडमेंट लेक्चर में। तो ये देखो यहाँ पे मेंशन किया है कि पहले 6 महीने लग रहे थे, अभी वो कितने महीने लग रहे हैं बोले एक बार, 3 मंथ्स पीरियड लग रहा है। दूसरा अमेंडमेंट भी रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम से रिगार्डिंग ही है। पहले अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ठीक से नहीं करते थे, पहले अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ठीक से नहीं, इसी सेक्शन में अमेंडमेंट है 16 में ही, नेम ठीक से नहीं करते थे तो आपको पेनल्टी लगती थी, ये 5000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड्स टू 1 लाख, ये पहले पेनल्टी लगती थी। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया पता है, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया पता है, लोग बोलते थे यार इस नाम से, जो मेरा एग्जिस्टिंग नाम है उससे इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं डेली पेनल्टी पे कर सकता हूँ। 5000 रुपीज का पेनल्टी बोला है ना, नॉट लेस देन 5000 बट विच में एक्सटेंड्स टू 1 लाख, तो 1 लाख रुपए का पेनल्टी बोला है ना आपने, 5000 से 1 लाख का। तो लोग बोलते थे ठीक है ना। अगर लोग क्या सोचते थे कि यार मैं एग्जिस्टिंग नाम कैरी करूंगा, जो सिमिलर ट्रेडमार्क या सिमिलर नेम वाला नाम है मेरा, समझो मैंने कल जाके नाम लिख दिया टाटा मोटर्स, मैं क्या सोचूंगा टाटा मोटर्स के नाम पे अगर बिजनेस हो रहा है तो होने देना, इधर पेनल्टी कितनी लग रही है 5000 से 1 लाख, मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा ये ले, ये 1 लाख रुपए छुट्टे रख ले, पर इधर तो मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूं सेम नाम में, इधर तो मैंने 1 लाख भर दिए, गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं रही, और इधर तो मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूं, फिर भी तो मैं प्रॉफिट में हूं ना। तो लोग क्या करते थे, नाम सेम ही रखते थे और गवर्नमेंट को 1 लाख दे देते थे, ले खुश रहे तथास्तु। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि उनका कटरा है, गवर्नमेंट को समझ में आया कटरा, ये पेनल्टी लगा के कोई फायदा नहीं है। आप देखो सेक्शन 16 में सेम पेनल्टी लिखी है मेरे भाई, मेरे प्यारे तुमियो बंधु सखा तुमियो, सीए इंटर के सेक्शन 16 में सेम पेनल्टी, ये देखो, ये पहले 1000 रुपीज थी, 1000 रुपीज पर डे फॉर डिफॉल्ट कंटिन्यूस, और फिर 5000 रुपीज से 1 लाख की पेनल्टी है, 1000 पर डे और 5000 से 1 लाख की पेनल्टी बोली है। लोग रेडी थे, लोग दिन का लाखों का बिजनेस ठोक रहे थे, लोग दिन का लाखों का बिजनेस ठोक रहे थे, इधर गवर्नमेंट को 1000 रुपीज पर डे दे देते थे, 1 लाख रुपए दे देते थे, बोलते थे ओके कोई दिक्कत नहीं, पर यहां बिजनेस चल रहा है भैया करोड़ों का साल भर का, दिन का लाखों का बिजनेस, दिन का लाखों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस साल भर का चल रहा है, इधर गवर्नमेंट को चिल्लर देके रफा दफा करते थे। अब गवर्नमेंट को समझ में आया भाई साहब उनका कट रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने किया कि भाई नहीं, हमें पेनल्टी कुछ नहीं लगाना। अब गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे क्या बोला, वहां की पेनल्टी सब निकाल दी, ठीक है, पेनल्टी सब निकाल दी। देखो क्या बोला है, सबसेक्शन 3 शॉल बी सब्सटीट्यूटेड ही बोला है, शॉल बी सब्सटीट्यूटेड, पूरा सबसेक्शन 3 चेंज कर दिया पेनल्टी का। क्या बोला, इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट, कंपनी डिफॉल्ट करती है विद कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस गिवन अंडर सबसेक्शन 1 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी ने नाम चेंज करने के जो डायरेक्शन दिए, जो ऑर्डर पास किया, वो कंपनी ने फॉलो ही नहीं किया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल अलॉट अ न्यू नेम टू सच अ कंपनी इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, सीजी खुद आएगा, तुम्हारा नाम आरओसी से चेंज करवाएगा,
तुमसे चेंज करवाएगा, तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे लेटर हेड, तुम्हारे बिल पेपर्स, सब जगह से चेंज करवाएगा, तुम्हारे ब्रांडिंग्स को चेंज करवाएगा, ट्रेडमार्क्स को चेंज करवाएगा, पुलिस को भेजेगा, और फिर उसके साथ में नया नेम एंटर करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। ओल्ड नेम जो है वो तोड़ के नए नाम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा नए नाम से, विच कंपनी उसके बाद में कंपनी शॉल यूज, बोला है कंपनी यूज करेगी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सबसेक्शन शॉल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन 13। बोले सीजी आएगा और तुम्हारा नाम चेंज करके जाएगा, आरओसी में चेंज करेगा, तुम्हारे इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे बाकी लेटर हेड, बिल हेड, ये प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है पता है क्या? आएगा, बोर्ड वर्ड चेंज करवाएगा, लेटर हेड चेंज करवाएगा, वो जो ऑफिशियल लेटर डॉक्यूमेंट है, बिल वगैरह, जीएसटी बिल, सबके ऊपर चेंज करवाएगा, बोलेगा नया नाम ही यूज करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में सीजी वापस जाएगा। सर ये प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि सीजी ने नाम चेंज करने के बाद फिर भी आपको वॉलेंटरीली खुद का नाम चेंज करना है, वॉलेंटरीली, उसके साइड में ही वॉलेंटरी नेम चेंज का प्रोसेस था ना, तो वॉलेंटरी वो आईएनसी 24, 25 जो अभी दिखाया है, एसआर वगैरह, वॉलेंटरीली नेम चेंज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये चीज यहां पे बोली गई है कि वॉलेंटरी चेंज करना है कभी भी कर सकते हो। ये सीजी फिलहाल जो सिमिलर नाम है उसको तोड़ रहा है, इसके बाद भी आप खुद का वॉलेंटरी नेम चेंज कर सकते हो, पर वो जो ओल्ड सीजी ने नाम तोड़ा है उसके जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो सीजी ने तुम्हारा ओल्ड नाम खींच लिया, नया नाम दे दिया, तो उन्हें वापस से वॉलेंटरी चेंज करके ओल्ड नाम वही नहीं चलेगा। क्लियर है? ये चीज बोला है। चल, ये चीज, ये 2 अमेंडमेंट कंप्लीट हुए, छोटे छोटे से है कि भैया 6 मंथ्स का 3 मंथ्स हुआ है, और सीजी नाम कैसे चेंज करवाएगा, पेनल्टीज तो अभी रखी नहीं है। फिर उसके बाद में नीचे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है कि कौन सी चीजें आईपीएफ में और ट्रांसफर की जाएगी। वहां पे हमने बहुत सारे क्लॉजेस पढ़े थे कि कितनी चीजें ट्रांसफर होगी, इसमें एक और ऐड हुआ है, ठीक है। ऑल द शेयर हेल्ड इज बाय अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 90 ऑफ सेक्शन 90। सेक्शन 90 याद है? बेनिफिशियल ओनर का इंटरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल के ऊपर मैंने नोट लिखवा के दिया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भैया बेनिफिशियल ओनर ने ये शेयर फ्रॉडुलेंटली एक्वायर किए हैं, तो सीजी उन शेयर्स को कॉन्फिस्केट कर सकता था, सीजी उन शेयर्स को कॉन्फिस्केट कर सकता था। अब बोला गया है कि बेनिफिशियल ओनर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट एंड ऑल रिजल्टेंट बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ सच शेयर्स। सो सीजी को ऐसा लगा कि बेनिफिशियल ओनर कोई और है और वो फ्रॉडुलेंट है, तो सीजी ने शेयर तो एक्वायर कर लिए, इन एडिशन टू दैट उन शेयर्स के ऊपर जो बोनस मिला है, रिजल्टेंट बेनिफिट मतलब उन शेयर्स के ऊपर जो बोनस मिला है, उन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिला है, बोनस या डिविडेंड मिला है उन शेयर्स के ऊपर, ये चीजें भी अब आईपीएफ में ट्रांसफर होगी। हम इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनर करते क्यों है? क्योंकि हमको ढूंढना रहता है फ्रॉडुलेंट पर्सन कौन है, फ्रॉडुलेंट पर्सन कौन है, ये ढूंढने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको पता चला फ्रॉडुलेंट पर्सन है तो ऑब्वियसली शेयर उसके पास नहीं रहेंगे, तो हम शेयर ले लेंगे, गवर्नमेंट शेयर ले लेगी, पर गवर्नमेंट डालेगी कहां पे? तो गवर्नमेंट शेयर लेगी, आईपीएफ में डाल देगी, मतलब उतना कैपिटल आईपीएफ में चला गया। साथ में उन शेयर्स के ऊपर कोई बोनस और डिविडेंड मिल रहा हो तो वो भी उठा के गवर्नमेंट आईपीएफ में डाल देगी, ये बोला है। तो आईपीएफ में जितनी चीजें डिपॉजिट होती है ना, वही सब चीजें, वो ओल्ड एक्ट का बैलेंस, अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिपॉजिट, अनपेड प्रेफरेंस शेयर, अनपेड डिबेंचर, अनपेड डिपॉजिट्स, समझ में आ रहा है? कॉल्स ऑन शेयर्स जो पे नहीं हुए, ठीक है, अनपेड कॉल्स, एडवांस कॉल्स, जो भी जिसका कोई वाली नहीं है वो आईपीएफ में, तो अब ये भी वहीं पे जाएगा। ये हो गया आपका 3rd अमेंडमेंट। लास्ट अमेंडमेंट बोला गया है, मिनिस्ट्री के सर्कुलर ने बोला है, वेयर सीएसआर फंड अगर है, कोई सीएसआर फंड है और सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन स्टोरेज प्लांट डाल रहे हो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, सिलेंडर्स डाल रहे हो, एक्सेट्रा, तो शेड्यूल 7 के अंदर, शेड्यूल 7 सीएसआर का है ना, है ना? शेड्यूल के नाम पता है क्या नालायक को? याद है या भूल गए? मेरे क्लास के बच्चे जितने उनको तो याद होने चाहिए, क्लास के अंदर 2 बार लिखवा के दिए थे शेड्यूल्स के नाम। हे भगवान, ये मत करना, शेड्यूल्स के नाम याद होने चाहिए। शेड्यूल नंबर 1 बैलेंस शीट एंड पीएनएल का फॉर्मेट, अभी पूरा समय नहीं है इसलिए पूरा नहीं लिखूंगा, बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट, सॉरी माय मिस्टेक, बैलेंस शीट पीएनएल का नहीं, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी, इट्स एमओए एओए का फॉर्मेट। शेड्यूल 1 एमओए एओए का मॉडल फॉर्मेट याद है? शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, याद आया? अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, वो वाले फॉर्मेट। फिर शेड्यूल 2 में डिप्रिसिएशन के रेट, डिप्रेसिएशन। फिर शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट पीएनएल के फॉर्मेट, बैलेंस शीट एंड पीएनएल।
शेड्यूल 4 आपके काम का नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में है, सीए फाइनल। शेड्यूल 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है, आपके काम का नहीं है। शेड्यूल नंबर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स वाला, प्रेफरेंस शेयर्स 30 ईयर्स के लिए यूज कर सकते हैं ना, 30 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हो ना भाई साहब आप प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से कंपनी के केस में कर सकते हो? तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इन कंपनीज के केस में कर सकते हो शेड्यूल 6 वाले। एंड शेड्यूल 7 जो था वो था सीएसआर का, कुछ याद है सीएसआर का शेड्यूल 7? हाँ है ना। तो उस सीएसआर के शेड्यूल 7 के अंदर उन्होंने ये नए ऑब्जेक्ट डाले हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट्स को भी सीएसआर माना जाएगा। आप अगर प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर वगैरह कर रहे हो कोविड के अंदर, आप प्रिवेंट कर रहे हो हेल्थ केयर वगैरह से रिगार्डिंग चीज़ें, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आप कर रहे हो कोविड में, तो भी आपको सीएसआर माना जाएगा। क्योंकि कई सारे लोगों ने करोड़ों के डोनेशंस दिए पीएम केयर्स फंड वगैरह में, रतन टाटा वगैरह, इनके पोस्ट वगैरह भी लंबे चौड़े पोस्ट आए थे। आगे special refers to also which permits contribution to specific research and development project which contribute public funding universities organization engaged in conducting research and science technology engineering and medical are eligible for CSR। मतलब अगर आप किसी ऐसे एंटरप्राइज को और यूनिवर्सिटी को या कॉलेजेस को फंड कर रहे हो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको भी CSR माना जाएगा। नीचे कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी में अंडरटेक एक्टिविटीज और द प्रोजेक्ट प्रोग्राम यूजिंग CSR फंड डायरेक्टली बाय देमसेल्फ और इन कोलैबोरेशन विद द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अदर कंपनी। अब इसके पहले ऐसा था कि कंपनी ने खुद का CSR खुद करना चाहिए, पर अब ये बोला है कि 2-4 कंपनीज मिलकर भी CSR कर सकती है। ये बड़ी अच्छी चीज बोली है इन्होंने कि 2-4 कंपनी, अगर एक आधे कंपनी को फंड कम लग रहा कम CSR कर रही होगी, 2-3 कंपनीज मिलकर भी ये कर सकती है। सो यहां आप लिख सकते हो 2 और मोर कंपनीज कैन डू CSR टुगेदर। बस ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर एक जनरल कोविड रिलीफ के लिए, वैक्सीनेशन वगैरह के लिए कोई CSR वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक आया है कि कोविड वैक्सीनेशन वगैरह में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कोविड के किसी भी रिलीफ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो भी शेड्यूल 7 का पार्ट बनेगा, उसको भी CSR मानना पड़ेगा। क्लियर है? सो दीज आर द अमेंडमेंट्स। कुछ 4 अमेंडमेंट है, पहले 2 अमेंडमेंट नेम के थे, ये RTP के हिसाब से अमेंडमेंट्स है। ठीक है, पहले 2 अमेंडमेंट नेम के थे। मैं नॉर्मली वही अमेंडमेंट पढ़ाता हूँ जो RTP में होते हैं। ठीक है, और RTP छोड़ के अगर हम कोई दूसरे अमेंडमेंट पढ़े, याद रखना RTP छोड़ के कोई दूसरे अमेंडमेंट पढ़े तो वहाँ पढ़ना तो सही है, अमेंडमेंट तो मैं आपको एवरीडे बता सकता हूं। जैसे ही सवेरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, मैं इमीडिएटली अमेंडमेंट बोल दूं 2 दिन में। पर क्या अगर वो RTP ने नहीं लिया है, ICI ने नहीं लिया है, और आप अमेंडमेंट लिख के आ जाओ तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए जो RTP में दिए हैं या ICI ने दिए, उतने ही अमेंडमेंट हम कवर करते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों ने मेरे को सवाल पूछा था, सर दूसरे फैकल्टीज ने बहुत सारे अमेंडमेंट बोले, आपने क्यों नहीं बोले? मैंने बोला RTP में लिखे है क्या? बच्चे बोले नहीं। मैं बोला अगर मैं पढ़ा दूं और तुम अमेंडमेंट के हिसाब से लिख लो जो RTP में नहीं दिए, क्या आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बच्चे बोले नहीं मिलेंगे। फिर समझ में आया। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये सभी RTP के अमेंडमेंट है और नॉर्मली RTP से ही अमेंडमेंट पढ़ने चाहिए, क्योंकि 1-2 अटेम्प्ट में मैंने ये पढ़ाया है और बच्चों ने मार्क्स लूज किए हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपके मार्क्स लूज हो। बाकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम के बाद पढ़ना है, बिंदास पढ़िए, मुझे क्वेरी पूछनी है पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर RTP के ही अमेंडमेंट्स जैसे के वैसे पढ़ने चाहिए, क्योंकि ICI उसी के ऊपर मार्क्स देगा। क्लियर है आंसर? आफ्टर दैट मैं मना नहीं कर रहा, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सभी अमेंडमेंट पढ़ने चाहिए, पर वो एग्जाम के बाद कीजिएगा। ठीक है, यहां आपका अमेंडमेंट लेक्चर खत्म होता है। चाहे 20 मिनट का भी अमेंडमेंट लेक्चर यहाँ पे नहीं हुआ जीवन के अंदर, क्या करूँ? ठीक है, सो ये ऐसा ही है, अब कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो कृपया आप अमेंडमेंट देख लीजिएगा। आई होप सो आपको मजा आया होगा, देख के अच्छा लगा होगा। इतने से अमेंडमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। देश दर्शन करे। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर, 10 बजे अलविदा। अगेन मैं रिमेंबर करवा रहा हूँ, फास्ट ट्रैक बैच लेके खुद को हेल्प कर सकते हो तो कर लीजिए, चार्ट्स परचेस करके खुद को हेल्प कर सकते हो कर लीजिए। 1 डे रिविजन नॉर्मली इस बार हम चार्ट्स वगैरह में से लेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।